जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही टारगेट जो बैच है इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य तक, और मौर्य साम्राज्य के बाद में हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा शुंग वंश। ये कुछ ब्राह्मण साम्राज्य हुए, कण्व साम्राज्य, सातवाहन वंश और गुप्त वंश। ठीक है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका गुप्त वंश। ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर मौर्य वंश महत्वपूर्ण था। और विविध में हम आपका एक तो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको कन्नौज गलित्री पक्ष संघर्ष, उसके आसपास की बातें। और दक्षिण के जो हमारे राजवंश, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अतिरिक्त बातें कोई साथी ना करे, ये हमारी सभी से रिक्वेस्ट है। लोकेश, मानसी, कुणाल, अभ्युदय, अनिकेत, विरमल, अनिकता, तो ममन, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और ध्यान से पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका शुंग वंश। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग जो हुए, ये मौर्य वंश का एक अंतिम शासक था बृहद्रथ। आपको पता हो, हमने आपको बताया था कि मगध का पहला वंश कौन सा था, वो भैया बृहद्रथ वंश ही था। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसी तरह से एक अन्य बृहद्रथ नाम का व्यक्ति आपका मगध का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था। इसने सेना का निरीक्षण करते हुए बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको ब्राह्मण साम्राज्य कहते हैं। और पूछा जाता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, इंपोर्टेंट लिखेंगे ना। पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग। राजधानी क्या बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने? विदिशा, एमपी, उन्होंने राजधानी बनाई थी। राजभाषा बनाई थी उन्होंने संस्कृत। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया था और इसने अशोक के 8400 स्तूपों को तोड़वा दिया। भरूत स्तूप का निर्माण भी लेकिन इसी ने कराया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के स्तूपों को किसने तोड़वाया और भरहूत किसने। हमने आपको बताया था भरूत स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो आप आंसर करें। इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, वैदिक काल को मतलब हम देखते हैं कि हिंदू परंपरा से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन एक ऐसा समय आया था हमारे देश में आपका बौद्ध और जैन धर्म बहुत अग्रसर हो गए थे। बौद्ध और जैन धर्म बहुत अग्रसर हो गए तो बहुत सारे लोग बौद्ध और जैन धर्म को अपनाने लगे। और आपका ऐसी स्थिति हुई कि बहुत भिक्षु और भिक्षुणी हमारे देश में बनने लगे जैन और बौद्ध धर्म के लिए। तो इन्होंने वापस से वही परंपरा लौटाई। ठीक है। और बौद्धों के खिलाफ हुए। यवनों, यानी कि जो आपका आक्रमण हुआ विदेशियों का इसके समय पर हुआ, डेमेट्रियस ने किया था। इनके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र, भारत के 6 दर्शनों में से एक दर्शन है ना योग शास्त्र, उसको लिखा है। महाभाष्य लिखा, पाणिनि के अष्टाध्यायी से संबंधित है। ठीक है। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे कि जहां तक घोड़ा जाएगा वह मेरा क्षेत्र हो जाएगा, अगर आपको वो घोड़ा रोकना है तो उसके पीछे चल रही सेना से युद्ध करना होगा। ये पुष्यमित्र शुंग के लिए हुए। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हैं अग्निमित्र। ठीक है। जिन्होंने अपने पड़ोसी शासक यज्ञसेन की जो बहन थी मालविका, उससे प्रेम किया था। और महाकवि कालिदास ने इसी को अपने एक महाकाव्य में लिखा है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। तो अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी हैं। अन्य उत्तराधिकारी कौन थे आपको फोकस नहीं करना, आपको देखना है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक कौन है, तो आप कहेंगे देवभूति। कौन? देवभूति। अग्निमित्र ने भी कलिंग के खिलाफ विरुद्ध अभियान किया और चेदी कलचुरी वंश का वहां पर शासन हुआ करता था उस समय। कलचुरी वंश का जो संस्थापक था वो था महामेघवाहन। और चेदी वंश का ही एक शासक हुआ था खारवेल। वही खारवेल जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको कलिंग के प्रशासन की जानकारी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हमको किस अभिलेख से मिलता है, तो आप कहेंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख था। किस भाषा में था, कई बार पूछ लिया जाता है अभिलेख, तो आप क्या बोलेंगे? वह अभिलेख प्राकृत भाषा में था। तुंग वंश के बाद में कण्व वंश आया। आपको याद होगा पीछे हमने बताया था मगध पर वंश हुए थे, HSNM, हसनामत, हसनामत, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है। इसके बाद में कौन सा आया? पुष्यमित्र शुंग आए और फिर कण्व वंश आए। ठीक है। HSNM याद रखेंगे, ये क्रम बहुत पूछे जाते हैं। और अभी याद रखिए PK और उसके आगे बढ़ाते रहे। तुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उसका मंत्री था वासुदेव। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। संस्थापक कौन हुआ? वासुदेव। अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मन हुआ कण्व वंश का।
इसकी दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। देखिए राजधानी से हमको पता चलता है कि ये किस क्षेत्र में शासन करते थे, यानी मध्य प्रदेश इनका लगभग सेंटर था। फिर आता है सातवाहन वंश, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एसएससी क्वेश्चन पूछ। 300 वर्ष लगभग शासनकाल रहा, भाषा प्राकृत रही, धर्म ब्राह्मण था, राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी पर। संस्थापक मैनी टाइम्स रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। और इन्होंने क्या किया कि कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था, भाई कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, और अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है एक साथी नागनिका अभिलेख से, एक नाशी अभिलेख से, और हाथी गुम्फा अभिलेख से। पूछ लेता हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख किस वंश के बारे में जानकारी देता है। सिमुक के बाद में जो गद्दी पर आया वो था उत्तराधिकारी, पूछा जाता है सातकर्णी फर्स्ट। इसने दक्षिण के राज्यों को जीता और दक्षिण में अपने एक टाइटल एक्सेप्ट किया, दक्षिण पथपति। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी का नाम था पैठन, तो प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठान का मालिक। इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया। राजधानी बनाई इन्होंने अमरावती। आप जानते हैं ना, अमरावती आज आपका तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है, हैदराबाद या हम कहीं आंध्र प्रदेश क्षेत्र में उस समय पर। सातकर्णी प्रथम को एल्डर सैरागॉन के नाम से भी जाना जाता है। और एक पुस्तक में इसका जिक्र आता है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। के लेखक के बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पुस्तक जानकारी देती कि यूनान और मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में। भूमिदान की प्रथा, कि भाई भूमिदान की जाए राजाओं के द्वारा, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको या अन्य किसी भी पर्पस के लिए, तो ये सातकर्णी प्रथम ने ही शुरू किया। और इसकी जानकारी हमको मिली नानाघाट अभिलेख से। सातकर्णी प्रथम की ही वाइफ थी नागनिका, उन्होंने इस अभिलेख को जारी किया था। इनके दरबार में साथ ही आपका बाद में जब शासकों की बात करते हैं, एक शासक थे आपका हाल, दरबार में नहीं सॉरी, कह रहा हूँ कि इनके बाद के जो शासक हैं उसमें एक शासक हुए थे हाल। ये कौन से शासक हुए, तीसरे। पहले कौन हुए, पहले कौन हुए बताएं फटाफट से। सिमुक, सिमुक के बाद में सातकर्णी प्रथम, और तीसरे यानी कि ये थर्ड है हाल। संस्कृत के विद्वान थे, और इन्होंने प्राकृत भाषा में, क्योंकि इस समय पे प्राकृत भाषा चल रही है, आप देख रहे होंगे तो कोई अभिलेख जारी हो रहा है तो प्राकृत भाषा में, तो इस तरह रिलेट रखा करो कि वो युग प्राकृत भाषा का युग था। ठीक है। और प्राकृत भाषा जो वो किसकी थी, कौन से धर्म की थी, जैनियों की थी। गाथा सप्तशती की रचना की प्राकृत भाषा में। अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। अंधकार युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वंश के बारे में बहुत ज्यादा लिखित जानकारी नहीं मिलती। हाल के दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक थे सर्ववर्मन, जिन्होंने कांत्रत पुस्तक लिखी है, इनकी बुक का नाम है। और दूसरे थे गुडाढ्य, जिन्होंने एक किताब लिखी है व्रत कथा। इसी के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर, गुडाढ्य की पुस्तक के आधार पर। फिर शासक होते हैं आपका बाद में हुए, डी चौथे नंबर के नहीं है, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक विशेष राजा थे, 23वें शासक हुए, क्योंकि आप ऐसा नहीं है 22 राजाओं के नाम याद रखें। सातवाहन वंश अपनी पहचान जब खो चुका था तो इन्होंने उसको रिस्टोरर कहा जाता है, यानी इन्होंने फिर से खड़ा किया उस साम्राज्य को। और इनकी उपाधि है अद्वितीय ब्राह्मण, बहुत पूछी जाती है, इनके बारे में सारा फैक्ट याद रखना है। अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति। त्रिसमुद्रपति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था ये इन्होंने जीता था। इधर आपका अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, 3 तरफ के समुद्र के क्षेत्र को जीता। वर्णकटक स्वामी इनको बोलते हैं, हाथियों की वजह से। इनकी माता का नाम था बलसरी, जिन्होंने नासिक अभिलेख जारी कराया था। और ये अपने पुत्र के साथ में संयुक्त रूप से शासिका रही थी। ठीक है। तो कई बार बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है कि जो सातवाहन वंश था उसमें माताओं के नाम बहुत लिखे जाते थे, तो क्या मातृ सत्तात्मक समाज था, आप कहेंगे नहीं, समाज तो पितृसत्तात्मक ही हो चुका था। इसने शासक नहपान को हराया, और एक जोगल सराम्बी जो नासिक का अभिलेख है उससे उसके बारे में जानकारी मिलती। एक शासक हुए आपका वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, या फिर जिनको हम पुलवामी भी कहते हैं। तक्कों के एक शासक थे रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शक शासक यानी विदेशी शासक है, उसने वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी को हरा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने एक विवाह संबंध स्थापित कर लिया, और रुद्रदामन की जो बेटी थी और अपने बेटी की शादी करवा दी, यानी अपने बेटे शिवसरी की शादी करवा दी। यानी कि हार भी गए और देखो वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए बाद में। एक शासक हुए यज्ञश्री सातकर्णी, जिन्होंने जलियान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। अंतिम शासक हुए विजय,
सातवाहन वंश का मुझे बताओ संस्थापक कौन बताया मैंने आपको? सिमुक। और अंतिम शासक कौन है? विजय। सातवाहनों ने भारत में साथ ही आपका ग्लास के कॉइन जारी कराए थे, शीशे के सिक्के। प्रोटीन और तांबे के भी थे, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। पूछा था सीके शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। राजधानी कहाँ है इनकी? पैठण में, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में। सातवाहन वंश के सर्वाधिक जो शासक थे वो व्यापार करते थे कल्याण नामक बंदरगाह से। ये आपका पश्चिमी तट पर हुआ करता था। हमने आपसे कहा कि गुप्त साम्राज्य को बहुत ध्यान से पढ़ना। 240 से लेकर के 540 एडी तक, यानी 300 वर्ष तक ये भी रहा। साहित्यिक स्रोत है, वायु पुराण से जानकारी मिलती है, कालिदास की रचनाओं से, मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त की पुस्तक है। विदेशी फाइयान भारत की यात्रा पे आया, इसने जिक्र किया। हिंद स्वांग भारत की यात्रा पे आया, इसने जिक्र किया। अल बरूनी ने लिखा है। और गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त आए कहाँ से? दरअसल में भारत में जो साथी आपको पता है, हमने कहा था कुछ विदेशी आए थे, शक, पहलव, कुषाण। तो ये कुषाणों के मंत्री थे। और संस्थापक है इसमें श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं है श्रीगुप्त। ठीक है, इसकी उपाधि महाराजा थी। इसके बाद में एक शासक हुआ घटोत्कच, वो भीम वाला घटोत्कच नहीं। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए, इंपोर्टेंट। कब गद्दी पर बैठे? 319 से लेकर के 334 एडी। और गुप्त वंश को इन्होंने वास्तविक पहचान दी, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महाराजा धीराज इनका टाइटल था। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठे 319 एडी में, उसी दिन इन्होंने चलाया था गुप्त संवत। एक भारत में चलता है, आपको पता होगा साथी, विक्रमी संवत। आप मुझे बताओ वो कब का है? विक्रमी संवत कब का है, ये आप लोगों को बताना है। विक्रमी संवत कब का है, ये आप सारे लोगों को आंसर करना है, फटाफट से आंसर करिए। एक शक संवत पूछा जाता है, शक संवत। तो क्या बोलते हैं? शक संवत है आपका 78 एडी का। और ये है आपका, सॉरी ये नहीं है, 78 एडी। और ये चलता है आपका 57 बीसी का, याद रख लेना, ये कैलेंडर चले थे। उसी दिन राजा रानी का सिक्का भी चलाया, सेम डे। और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इसने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने के बाद में क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। इन 334 एडी में अपने साम्राज्य को बढ़िया फुलफिल किया और बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया। और अपने बेटे को समुद्रगुप्त को गद्दी पर बिठा दिया। समुद्रगुप्त बहुत जबरदस्त शासक हुआ और लगभग उन्होंने साथ ही आपका बोलेंगे तो यहाँ के 15 और 30 45 वर्षों तक रूल किया। भारत के समस्त राजाओं को हराया, इसीलिए भारत का नेपोलियन बोलते हैं। इन्होंने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। कविराज की साथी बोलते हैं, इनको उपाधि दी गई, परम भागवत, परम क्रमांक। लिच्छवियों के दोहित्र थे, यानी कि देवते थे इनके नाना जो थे, क्योंकि मम्मी इनकी लिच्छवी राजकुमारी थी। तो देवते किसके हुए? ये दोहिते नाना इनके लिच्छवी हुए कि नहीं हुए? हाँ जी। व्याग, पराक्रम, समरसत, काच। काच बहुत पूछा जाता है, उपाधि किसकी? बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को इन्होंने संरक्षण दिया। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि इन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको किसने कहा था? तो एक आपका यूरोपीय इतिहासकार हुआ है विंसेंट स्मिथ। उसने एक बुक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर क्लास नहीं हुई थी? हाँ भाई साहब, कल क्लास नहीं हुई थी, तो हमने वो मैसेज डला दिया था। दरअसल में हम मतलब थोड़ा बाहर थे, तो कोशिश भी की निकलने की, लेकिन आते आते वो 5:19 हो गए। मैंने कहा यार अब बहुत लोग जा चुके होंगे, फिर कन्फ्यूज़न ही होगा, इससे अच्छा कल ही करा ले। रियली सॉरी फॉर दैट। समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर गया में श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की थी। ठीक है, श्रीलंका, यानी कि स्थानीय शासकों पर भी इसका प्रभाव था। वह संगीत प्रेमी था और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इनके दरबारी जो थे वो थे हरिसेन। इन्होंने जो भी जीत हासिल की, उनके बारे में इनके दरबारी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा का। ठीक है। इनके पास एक संगठित नौसेना थी। ये इनके समय पर, गुप्तों के समय पर, एक एरण अभिलेख भी मिला जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन जानकारी यही देती है, जो कि भानुगुप्त एक शासक थे, उन्होंने जारी कराया। भाषा क्या थी इन सभी अभिलेखों की इस समय पर? संस्कृत। यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हैं गुप्तों के समय भाषा क्या हो चुकी थी? आप कहेंगे संस्कृत हो चुकी थी। अब समुद्रगुप्त की जब डेथ हुई तो उस समय पर उनके दो बेटे थे, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त। ये बड़ा बेटा है, ठीक है, और छोटा बेटा है चंद्रगुप्त। तो गद्दी पे दरअसल में मेधावी थे चंद्रगुप्त सेकंड। ये बहुत मतलब डल किस्म के अय्यास व्यक्ति थे रामगुप्त। लेकिन इनकी जो प्रेम कहानी है चंद्रगुप्त सेकंड की, वो थी ध्रुव देवी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे।
लेकिन पहले तो आप जानते हैं कि राजा के बेटे से ही शादी कराते थे कि भाई जो राजा गद्दी पे बैठेगा। तो उनके घर वालों ने शादी करा दी रामगुप्त से, बड़े भाई से शादी करा दी। लेकिन भारत में उसी समय पर शक का आक्रमण हुआ, तो उस शक आक्रमण में क्या हुआ कि ये राम, इसको पता चल गया, शकों का एक राजा था रुद्र थर्ड, उसको पता चलता है कि ध्रुव देवी बहुत सुंदर है। तो वो रामगुप्त से कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, नहीं तो पत्नी दे दो। तो ये पत्नी देने को तैयार हो जाता है अपनी। अब ये जाके बताती है चंद्रगुप्त सेकंड को कि तुम्हारे भैया तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये जाके अपने भैया की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और इन शकों के राजा को, यहाँ भी इसको भी भेष बदल के मार। तो इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड को कहा गया शक आरी, शकों का दुश्मन। शक आरी, शक धन अरी, तो बनता वर्ड सकारी, शकों को दुश्मन। ये नाटक जो है देवी चंद्र गुप्तम में लिखा है विशाखा दत्त ने, और शकों का अंतिम शासक हुआ, इस तरह उन्होंने शकों का खात्मा भी किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर आए कुछ दिन बाद, और आपका कुल मिलाकर के उनका जो शासन था वो 34 ईयर्स का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकारी, विक्रमांक, परम भागवत, विक्रमादित्य, भारत में 14 राजाओं को विक्रमादित्य का टाइटल मिला है, उन्हीं में से ये भी एक है। और ये विक्रमी संवत, कई बार आप सोचते हैं विक्रमादित्य ये थे इन्होंने चलाया, नहीं, ये उज्जैन के एक राजा थे, उन्होंने एक स्थानीय शासक को जब हराया तो उन्होंने चलाया था, ये अलग विक्रमादित्य है। उदयगिरी गुफा अब जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती। आपको याद है अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन उनसे पहले, अकबर से पहले भारत के इतिहास में जो राजा हुए चंद्रगुप्त आपका द्वितीय, उनके भी दरबार में 9 रत्न थे, एक से बढ़ के एक। महाकवि कालिदास, इनको बोलते भारत का शेक्सपियर। क्यों भारत से, क्यों तो शेक्सपियर से क्यों तुलना होती है? शेक्सपियर दरअसल में यूरोप में प्रेम कहानियां लिखते थे, तो उसी तरह प्रेम कहानियां कालिदास ने भी भारत में लिखी, इसीलिए ये तुलना होती है। मेघदूत, बादलों के दूत बनने की कहानी, रघुवंशम भगवान श्री राम के ऊपर। अभिज्ञान शाकुंतलम जो पहला अनुवादित ग्रंथ है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। राजा विक्रम और स्वर्ग की अप्सरा थी उर्वशी, उसके प्रेम की कहानी। मालविकाग्निमित्रम हमने अभी बताया आपको। कुमार संभवम, ये किसकी बुक्स हैं? ये कालिदास की हैं। वराहमीर किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा जाता है, ये खगोल से संबंधित है। किससे? एस्ट्रोनॉमी से। और इनको तो एक हवेली दी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि भी आप रिसर्च करिए अच्छे से, उसको बोलते थे मिहिर की हवेली। जो दिल्ली में आज आप बोलते हैं ना मेहरौली, वो मिहिर की हवेली है। मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, धीरे धीरे मेहरौली हो गया। तो इनकी एक बुक बहुत पूछी जाती है, व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? ये वराहमीर ने। देखिए कितने महान महान व्यक्ति रह रहे हैं। जैसे हम गुप्त साम्राज्य को बोलते हैं ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे बहुत विद्वान लोग, ऐसे समझो तुम हुए उनके साम्राज्य में। या क्या भैया इसमें तुक्के से पैदा हो गए थे क्या? नहीं, राज्य का भी कार्य होता है महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संरक्षण देने का, नहीं तो वो लोग पलायन कर जाते हैं। किसी भी देश का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उसके देश में जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनको वह सरकार संरक्षण दे और आगे बढ़ने के मौके दे। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और कई बार पलायन कर जाती हैं, वो रिसोर्सेज यहाँ नहीं मिल जाते, क्योंकि ये सरकार का ही उत्तरदायित्व बनता है। कंकु एक साथी आपका आर्किटेक्ट थे भवन निर्माण के जानने के लिए। छपणक ज्योतिष थे एक। अमरकोश, इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी उस समय, इनके मुख्य सलाहकार घटकर पर थे। धनवंतरी, बोलते हैं ना देवताओं के चिकित्सक थे धनवंतरी, एक तो वो हैं, तो उन्हीं के नाम पर एक इनके यहाँ पर भी वैद्य थे। वर रुचि, ये किस क्षेत्र से थे भैया? ये व्याकरण को लिखते थे, ग्रामर को। और बेताल भट्ट जादूगर, जो कि सिंहासन 32 पुस्तक लिखी है बेताल भट्ट ने, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे। आर्यभट्ट भी इनके नौ 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 तो हो गए ना आपका रतन, तो आर्यभट्ट इनके रतन नहीं है कभी, ये समझ ले। लेकिन आर्यभट्ट गुप्त काल में ही हुए, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, जीरो के बारे में बताया, ठीक है, आपका क्यूब के बारे में बताया, अंडर रूट के बारे में बताया, पृथ्वी के रेडियस के बारे में बताया, मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें बताई। वात्स्यायन, इन्होंने आपका कामशास्त्र के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, कामसूत्र, कि जीवन में मतलब किस तरह से पति पत्नी के संबंध होने चाहिए। इन्हीं के समय पर आपका ये है चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर। चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत में रहा फाइयान 15 वर्षों तक, और इसकी बुक का नाम है फाक्यों की। चीनी लेखक भारतीयों को यंतु कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की भी 2 राजधानियां थी। दरअसल में 2 राजधानी इसलिए बनाते थे कि ज़्यादा क्षेत्र को कंट्रोल कर पाए। तो पाटलिपुत्र आज वाला बिहार का पटना, और मध्य प्रदेश का उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत विजनरी लीडर थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से कराया, और उनकी मदद लेकर के रुद्र तृतीय को हराया था।
शक शासक रुद्र तृतीय को इन्होंने हराया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम के साम्राज्य काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने बेटे का शादी कराया। तो कदम उस समय के साम्राज्य हैं अच्छे, आपका वाकाटक, इनसे संबंध स्थापित किए। मथुरा क्षेत्र को इन्होंने कुषाणों से जीता। मेहरौली, जो दिल्ली का मेहरौली है, जिसको हमने अभी बताया आपको मिहिर की हवेली, वहां पर एक लोह स्तंभ है जिस पे आज तक जंग नहीं लगा है। उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना नाम चंद्र लिखवाया था। आज तक जंग नहीं लगा, वो एक रिसर्च का विषय है। सांची, और खुले में, खुले आसमान के नीचे। सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ग्रामदान करते थे, गांवों को दान देते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा जो अभिलेख माना जाता है वो देवी चंद्रगुप्तम। बहुत बार पूछा जाता है कि उसको किसने लिखा। विशाखा दत्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की डेथ के बाद में कुमारगुप्त गद्दी पर आए। कुमारगुप्त, ठीक है, जिनकी माता का नाम था ध्रुव देवी और पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इन दोनों से पैदा हुए। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? और यहाँ पर जो बौद्धों की महायान शाखा है उसके लिए विशेष कक्षाएं होती थी। उपाधि महेंद्रादित्य किसकी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे की थी। इन्होंने मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चलवाए चांदी में। स्कंदगुप्त नाम उन पर, ठीक है, स्कंदगुप्त के नाम से चलाए। स्कंदगुप्त कौन है? जो कुमारगुप्त प्रथम के बाद में गद्दी पर आए थे। इसके समय के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की है। इनके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जातियों ने आक्रमण किया, परंतु वो आपका असफल रहे। देखिए, जो सोने का सिक्का चलता था गुप्त साम्राज्य के समय, उसको बोलते थे दिनार, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया। चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुपयक, चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया। तांबे के सिक्के को बोलते थे कौड़ी। तो कौन आया कुमारगुप्त के बाद में? स्कंदगुप्त। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूण विदेशी जनजाति थी और हूणों का आक्रमण जो किया गया, उसका जो लीडरशिप थी वो तोरमान ने की। प्रसिद्ध हूण शासक मिहिरकुल को बौद्ध मूर्ति भंजक कहा गया है कि उसने बौद्ध की मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिली थी, बताइए। हमने आपको बताया था कि आपका मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल का क्या नाम था जिन्होंने आपका सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? यह किस अभिलेख का इससे संबंध है, जरा बताएं फटाफट से। झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। वृषभ शैली के नए सिक्के जारी करे। अंतिम शासक कौन है गुप्त वंश का? वो है विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त थर्ड। लिखा हुआ है यहाँ पर जूनागढ़ स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? दर्शन झील की। स्कंदगुप्त ने 466 AD में चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। इकोनॉमी कुछ इनकी ऐसी थी कि उपज का 1/6 टैक्स लेते थे, और जिस खेत भूमि पर खेती नहीं होती थी उसको अपरहत कहा जाता था। अपरहत। प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था उसको दंडपासिक। विदेश की नीतियों के लिए महासंघिक विवरय था। जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था उसको महादंड नायक बोलते थे। दान विभाग का जो प्रमुख होता था उसको अग्रहारिक कहा जाता था। टैक्स, पुलिस के लिए भी भटकर नाम से टैक्स लेते थे कि भी आपकी सुरक्षा है, जैसे आज भी सरकार लेती है आपसे टैक्स। चाट कर, यानी कि जो लुटेरों पर टैक्स लगता था, लुटेरे को अनुमति देते थे क्या? नहीं, पड़ोसी राज्यों से जो लूट करके लाते थे उनको कमजोर करते थे। मंदिर, एसएससी बार बार रिपीट करती है, याद रख लेना, ये गुप्त काल के बने मंदिर हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? एमपी में। भुमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में। ऐरण विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? कानपुर में। और यहीं पर साथी आपका क्या बोलते हैं, कानपुर में ईंटों का बना मंदिर है। ईंटों का बना मंदिर। गुप्त काल की साथी आपका अजंता की गुफाएं हैं जिनकी संख्या 29 है। ये सारी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, उनको दिनार कहा जाता था। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था, पहले ग्रेन में वजन मापा जाता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में होता था। चांदी के सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद में प्रारंभ किए। पाइयान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का यानी तांबों का प्रयोग करता था, मतलब सबसे निचली मुद्रा थी ये। गुप्तों ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए। पाइयान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए, ये तो वही बात हुई, रिपीट हो गया सॉरी। धार्मिक स्थिति क्या है? गुप्त सम्राट जो थे तो वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म समझ रहे हैं? भगवान विष्णु के जो उपासक हैं, जैसे भगवान शिव के जो उपासक हैं उनको शैव कहा जाता है, शैव। तो इन्होंने इसको राजधर्म बनाया, किसको? वैष्णव धर्म को। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, जैसे कि ज्यादातर आप देखते ही हैं गुप्तों के नाम के साथ में यह है ही।
गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। अन्य शासक स्कंदगुप्त के पास में पुरुगुप्त, निरगुप्त, बालिद्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्ध कुमार, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमार द्वितीय, ये आपको याद नहीं रखनी, अन्य शासकों के नाम है। बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार के लिए धन दान दिया था। नरसिंह गुप्त ने हूणनेस मिहिरकुल को पराजित किया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख, एरन अभिलेख किस वर्ष का है ये भी याद रख लेना। यानी सन 510 में हमको पहली बार की भारत में सती प्रथा थी, इसका उल्लेख मिलता है। यानी उस काल में भी सती प्रथा थी, पहला उदाहरण मिलता है ये। सती समझते हैं ना, पति की मृत्यु होने पर आपका जिंदा स्त्री को उसके साथ में जला देना। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम आपका शासक था, ये मैंने आपको बता ही दिया। गुप्तों के जैसे ही पतन हुआ तो उसमें नए वंशों का उदय हुआ बहुत सारों का, जिसमें एक मैत्रक वंश था, कन्नौज में मौखरी वंश था, थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति वंश था। ये सब नए वंश उपजे। गुप्त काल में दास प्रथा थी। मनु 7 प्रकार के, नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही किया था, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत करता है, यानी कि दास मुक्ति होने लगी थी। भूमिदान होने लगा तो भूमि विखंडन हुआ, जिसमें दातों की उपयोगिता जो है दासों की वो कम होने लगी, क्योंकि भूमि पर अब सबका अधिकार लगभग लगभग होने लगा। गुप्त काल के चित्रों को, अवशेषों को बाघ, अजंता और बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि ये गुफाओं के बारे में तो हम आपको बता चुके थे। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा ये शिक्षा के केंद्र थे। जब भी कोई राजा अपने यहाँ पर शिक्षा के केंद्रों को ज्यादा बढ़ाएगा, वह उसको गोल्डन पीरियड ही बनाएगा। ठीक है। नालंदा भी आगे चल के विश्वविद्यालय शैक्षणिक केंद्र बना। आप देख रहे हैं, शिक्षा में, मंदिरों में, वास्तुकला में विद्वान थे, लेखन कार्य हो रहा था। वैज्ञानिक वराहमीर जैसे लोग, आर्यभट्ट जैसे लोग, इस तरह के वैज्ञानिक भी गुप्तों के समय पर हुए। गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं ये देखेंगे आप लोग, ये हम आपको ऐसे स्टैटिक जीके में बता चुके थे, लेकिन ये गुप्त काल के विशेष रचनाएं हैं, तो एक बार पढ़ लेंगे। कालिदास की पढ़ना, विशाखा दत्त आपका देवी चंद्रगुप्तम, वराहमीर की हम आपको बता चुके, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्ट हो गए, सिद्धसेन की न्याय अवतार, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, कामंदक की नीति सार है, इंपॉर्टेंट है ये। शूद्रक की मृच्छकटिका में मिट्टी का खिलौना, बहुत पूछी। असंग की योगाकार है। देखिए, ये अतिरिक्त जानकारी है, जैसे हमने भी पढ़ा था आपको, आर्यभट्ट क्या किए थे या वराहमीर ने क्या किया था, ये आपको देख लेना। ठीक है। नागार्जुन वो केमिस्ट्री को जानते थे। वाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद की रचना की। आज भी आयुर्वेद में यही चलता है। जैसे जो लोग मेडिकल में वो पढ़ते हैं ना, BAMS की डिग्री करते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं, चरक संहिता पढ़ते हैं। चरक संहिता उनको पढ़ाई जाती है, खूब पढ़ाई जाती है। सुश्रुत जैसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को सर्जरी दी। दुनिया में कोई सर्जरी नहीं जानता था करना, शल्य ने दुनिया को सिखाया। तो इस समय गुप्त काल में इतने विद्वान लोग हुए, वराहमीर हुए। ठीक है। आपका बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें, हमने कहा कि जब गुप्तों का पतन हो गया तो कन्नौज में एक वंश उभरा, मौखरी वंश, और उधर हरियाणा में एक वंश उभरा, उसका नाम था आपका पुष्यभूति वंश। तो संस्थापक कौन है पुष्यभूति वंश के? वो हैं आपका पुष्यभूति ही। और मोखरी वंश के शासक कौन थे? वो थे अवंती वर्मन। उनके ये मंत्री थे, और जाकर के यहाँ हरियाणा में एक वंश बना लिया। थानेश्वर कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। यानी यूपी से वो हरियाणा चले गए। पुष्यभूति के बाद में गद्दी पर आए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन, राज्यश्री उनकी बेटी का नाम, हर्षवर्धन उनका छोटा बेटा है। इन्होंने क्या किया, आपका रिश्तेदारी करा दी। तो यहाँ मोखरी वंश के एक राजकुमार थे, उनसे इनकी शादी हो जाती है, किसकी? राज्यश्री की। तो प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से कर दी। यानी दोनों राजवंश रिश्तेदारी में आ गए कि नहीं आ गए? तो ये दामाद हो गया इनका, थानेश्वर वंश का, और ये हो गई इनकी बहू राज्यश्री, किसकी? मोखरी वंश की। लेकिन मोखरी वंश कहाँ पर है? यूपी के कन्नौज में। और कन्नौज के बराबर में ही उस समय पर बंगाल में एक शासक था। ठीक है। और एक मध्य प्रदेश में शासक था। तो इनकी नज़र थी गुप्तों के पतन होने के बाद कि भाई हमें भी यहाँ पर गद्दी ये छीन लेनी चाहिए। तो शशांक ये तो था आपका, कहाँ का? आपका शशांक बंगाल का, यही वो व्यक्ति जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। देवगुप्त जो कि मालवा यानी मध्य प्रदेश का शासक था।
इन्होंने मिलकर के ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, इस ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री का अपहरण कर लिया। तो बड़ा भाई राज्यवर्धन जब इस अभियान में गया तो ये भी मारा गया। प्रभाकर वर्धन के समय पर हूणों ने आक्रमण किया, जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया। कुरंगक दूत ने हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन व माता यशोमती की मृत्यु की खबर सुनकर अपने राज्य आते हैं। राज्यवर्धन ने जाकर के भाई तुमने मेरी बहन को इस तरह से अपहरण किया, हमारे जीजा की हत्या की, तो देवगुप्त की इन्होंने हत्या कर दी। लेकिन इस अभियान में राज्यवर्धन मारा गया। और शशांक जो था आपका बंगाल क्षेत्र का, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो हर्षवर्धन की उम्र थी इस समय पर 16 वर्ष। यानी हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 में और 606 में गद्दी पर बैठा। तो हर्षवर्धन की एकदम हिम्मत टूट चुकी थी, क्योंकि सब लोग, पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मम्मी एक्सपायर हो गई थी, बहन का अपहरण हो गया, जीजा की हत्या हो गई, बड़े भाई की हत्या हो गई। लेकिन इसको बहुत मनाने के बाद में जब गद्दी पर बैठे, पत्नी दुर्गावती गद्दी पे 16 वर्ष की अवस्था में, और इन्होंने जाकर के शक्ति इकट्ठी करके गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। दिवाकर मित्र जो कि बौद्ध भिक्षु का, उसकी उसकी मदद से उनको पता चला कि उनकी बहन, जो अभी उसकी बहन को क्योंकि खबर मिल गई थी इनके पति मारे जा चुके थे, सती होने जा रही थी, खुद को आग के हवाले करने जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को समझाया और वापस से ला करके गद्दी पर बिठाया। हर्षवर्धन को साहित्य सम्राट कहा जाता है। इनकी राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज जिसको पहले आपका कान्यकुब्ज कहा जाता था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर 618 एडी में। हर्षवर्धन, जो कि याद रख लेना, उत्तर भारत को जब वो जीत गए तो वो किधर चलने लगे, दक्षिण भारत की तरफ। लेकिन 12 वर्ष के बाद यानी 606 में गद्दी पर बैठे, तो 618 में उनको पुलकेशिन, जो कि आपका चालुक्य वंश का शासक था, किस वंश का, चालुक्य वंश का, इसने विजय रथ रोक दिया था। हर्षवर्धन के नाटक ये हम आपको बता ही चुके, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन नाटकों को लिखने का श्रेय हालांकि कवि धावक को जाता है। और धोई जिसकी पुस्तक है पवनदूत, उसी को हम धावक कहते हैं या धोई कहते हैं। संस्कृत भाषा इस समय पर चलती थी। हर्षवर्धन के जो दरबारी थे, एसएससी बार बार रिपीट करती है, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा है, एक तो कादम्बरी को और एक हर्षचरित्र को। हर्षचरित्र में ये कहा जाता है कि भाई टोटल 8 उच्छ्वास है, यानी 8 अध्याय हैं, जिसमें कहते हैं कि 3 तो लिखे आपका हर्षवर्धन ने और 5 लिखे बाणभट्ट ने। लेकिन श्रेय अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बाणभट्ट कादम्बरी ही लिखेंगे। मयूर भट्ट ने सूर्य शतक पुस्तक लिखी, ठीक है। मातंग दिवाकर ने मयूर शतक पुस्तक लिखी, मयूर शतक पुस्तक लिखी। भरतहरि सोडल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है। और हेनसांग इन्हीं के दरबार में आया 630 में, कई कई बार उसको 629 भी कहा जाता है। 629 में आया, ठीक है, और 644 तक रहा, ये भी कहा जाता है, कई जगह जिक्र आता है इसका। इवन हम कहें तो 629 से 44 वाला ये ज़्यादा करेक्ट है, इसको महत्वपूर्ण मानना। चीन से आया और सबसे ज़्यादा जानकारी भारत के बारे में इसने सभी राजकुमारों से, जितने भी यात्री भारत में आए उन सबसे ज़्यादा जानकारी इसने दी, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम यानी यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इसी को तसांग भी कहा गया, तसांग। 18 महीने नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन करता रहा। जिस समय नालंदा में आया तो वहाँ पर कुलपति थे शीलभद्रपुरी नालंदा विश्वविद्यालय के। और देखिए वहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या था, मतलब ऐसा होता है ना, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे बैठा लिए तो कनेक्ट नहीं कर पाते, ऑनलाइन में तो सब कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये लोग विशेष ध्यान रखते थे उस समय पर कि शिक्षक एक होगा 5 बच्चों पर, इससे ज़्यादा बच्चे ही नहीं होंगे, ये वहाँ का एक प्रोटोकॉल था। यात्रा विवरण था कि सीयू की पुस्तक लिखी किसने, आपका हेनस्वांग ने। किसने लिखी, हेनस्वांग ने सीयू की पुस्तक लिखी। हेनसांग की जीवनी जो है वो विहिली ने लिखी। और सीयू की पुस्तक, क्या बोलेंगे, सीयू की पुस्तक में क्या जिक्र मिलता है कि व्यापार का जो सेंटर था वो कन्नौज हुआ करता था। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कांची हुआ करता था। हर्ष की जो सेना थी उसको चतुरंगणी कहा जाता था। हर्ष का नाम शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन की सेना में अरब सेना का जो सेनापति था वो था कुंतल। क्या अरबों की सेना बना रखी थी, नहीं, अरब का मतलब ये संख्या बोल रहे हैं, तो भैया क्या 100 करोड़ होता था, नहीं, उस समय 1000 के लिए इस्तेमाल ये करते थे। हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद लगाई। हर्षवर्धन बहुत दान करता था, प्रयागराज में, आपका कन्नौज में, और स्थानीय राजा भी इनके यहाँ पर आपका इनमें पार्टिसिपेट करने आते थे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आपका, भाई महामोक्ष परिषद इन्होंने आयोजित कराई। तो यहाँ पर हर्ष सारा दान कर देते थे, आपको पता ही, एक बार हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ दान कर दिया और अंत में एक भिक्षुक रह गया तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए, बहुत दानी थे। कुंभ मेला, ये भी हर्षवर्धन ने शुरू कराया, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में, ये जानते ही हैं आप।
महाकुंभ जो लगता है वो 144 वर्षों, 144। अर्धकुंभ 6, कुंभ 12, महाकुंभ 144 वर्षों में। हर्षवर्धन के पुत्र हुए वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, ठीक है। और इस तरह से इस वंश की भी समाप्ति हो। तो हमने बताया एक तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हम आपको पढ़ाएंगे, एक चालुक्य वंश हम आपको पढ़ाएंगे, और एक पढ़ाएंगे हम आपको दक्षिण के जो राजवंश थे। तो ये मान लीजिए आज आप मान लीजिए कल क्या होगा, थर्सडे होगा, कल कल थर्सडे है शुभम भाई। तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन कराएंगे, इस बार फ्राइडे भी कराएंगे आपकी क्लास, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है बॉस। तो इस बार 2 दिन में हमारी ये चीज़ें हो जाएंगी, टारगेट में जिन जिन चीज़ों पर हमको फोकस करना है। उम्मीद करूंगा आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे। टारगेट बैट क्योंकि साथी इसी बात के लिए हम लोगों ने बनाया कि इसमें हम अतिरिक्त चर्चाएं नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम करेंगे। तो आप रिवीजन करते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।